All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we started a brand new chapter. हमने अपने पिछली क्लास में बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट किया HRM, Human Resource Management, which is very famously known as Recruitment Selection and Training. तो सर HRM का हमने चैप्टर स्टार्ट किया, बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत थॉरली, बहुत डेप्थ में हमने अंडरस्टैंड किया कि सर एचआरएम होता क्या है, उसका पास्ट क्या था, क्या सिग्निफिकेंस है एचआरएम की, काम क्या है। हमने रोल्स तो पढ़ लिए हैं, अभी रोल्स को डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया कि एचआरएम का मतलब है वर्क फोर्स को मैनेज करना। जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, एक बिजनेस है, उसके एम्प्लॉयज को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, उसे एचआरएम कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और सर उनके बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम। ये सारे काम उनके सबसे कॉमन है, और उसमें हम वर्क फोर्स प्लानिंग को काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। बकायदा आपको वर्कफोर्स प्लानिंग से रिगार्डिंग हाउस ऑफ हबीब, हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज के एचआर डायरेक्टर की एग्जाम्पल भी बताई थी ड्यूरिंग अ सेमिनार वेयर आई कंडक्टेड द वेयर आई अटेंडेड द एचआर सेमिनार। वहां पे वर्कफोर्स प्लानिंग क्या हुआ था, क्या नहीं, वो सब कुछ आपके सामने लास्ट क्लास पे बात कर चुका हूं। लास्ट क्लास में वर्कफोर्स प्लानिंग के बाद हमने रिक्रूटमेंट को सिर्फ अंडरस्टैंड किया था कि सर व्हाट इज दिस रिक्रूटिंग स्टाफ, कि सर ये क्या है रिक्रूटिंग स्टाफ, ये क्या है, व्हाट इज दिस रिक्रूटिंग स्टाफ। तो हमने यहां देखा था रिक्रूटिंग स्टाफ मींस हायरिंग, हायरिंग ऑफ द एम्प्लॉय। तो सर हमने बाकायदा इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि सर रिक्रूटमेंट एक पूरा प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट एक पूरा प्रोसेस है जहां सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ये आइडेंटिफाई करता है कि एक अदद वैकेंसी है, दैट देयर इज अ वैकेंसी। कोई वैकेंसी है भाई, कोई खाली जगह है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई सीट खाली है, कोई पोजीशन खाली है, कोई काम खाली है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर उस पे सबसे बेहतरीन कैंडिडेट को बिठाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो आज की क्लास में हमें रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग दो चीजें पढ़नी है। आज की क्लास में हमें रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग दो चीजें पढ़नी है। नोट कीजिएगा, ये आपके सामने बच्चों, ये आपके सामने यहां पे मेंशन कर रहा हूं। जो दो चीजें हमें पढ़नी है रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग, नोट कीजिएगा। एक सर टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट की टाइप्स, और दूसरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर, रिक्रूटमेंट का पूरा सिस्टम। ये दो चीजें हमें पढ़नी है, रिक्रूटमेंट की टाइप्स और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिक्रूटमेंट की टाइप से, कि सर टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट अंडरस्टैंड कीजिएगा। रिक्रूटमेंट, बंदा चाहिए जॉब पे, एक एम्प्लॉय रखना है जॉब पे, देर इज अ नीड फॉर एन एम्प्लॉय, देर इज अ पोजिशन टू बी फिल्ड, देर इज अ रोल दैट इज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्टिल अनऑक्यूपाइड, तो उसको ऑक्यूपाई करवाना है। इस प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहते हैं। सर हायरिंग दो तरीके से हो सकती है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। ये नोट कीजिएगा, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सर दो तरीके से रिक्रूटमेंट हो सकती है, नंबर वन इंटरनल एंड नंबर टू
एक्सटर्नल। अब सर मैं आप लोगों के सामने इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पढ़ूंगा, देखेंगे इसके एडवांटेजेस ड्रॉबैक्स क्या है, सब चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक एग्जाम्पल केस दे रहा हूं। एक एग्जाम्पल केस दे रहा हूं। लेट्स सपोज a 35 years old school's vice principal retired last week. School is looking for a new vice principal. चलें अब नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर एक 35 साल पुराना स्कूल है, एक 35 साल पुराना स्कूल है। उसकी वाइस प्रिंसिपल ने लास्ट वीक रिटायरमेंट ली है, लास्ट वीक रिटायर हुई हैं। अब स्कूल एक नया वाइस प्रिंसिपल ढूंढ रहा है, एक स्कूल एक नई वाइस प्रिंसिपल ढूंढ रही है या नया वाइस प्रिंसिपल ढूंढ रहा है, व्हाटसोएवर। School right now has a vacant position of vice principal and that vacant position is to be filled. अब स्कूल के पास दो ऑप्शन है, स्कूल के पास दो ऑप्शन है हायरिंग के। हायरिंग हो सकती है इंटरनली या हायरिंग हो सकती है एक्सटर्नली। चलें आइए चलते हैं जरा इंटरनल रिक्रूटमेंट को पढ़ते हैं कि सर ये इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या है, व्हाट इज दिस इंटरनल रिक्रूटमेंट। नोट कीजिएगा, दिस इज वेयर एन एम्प्लॉय इज हायर्ड फ्रॉम विद इन द बिजनेस। तो सर अब स्कूल में वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुई है ना, बाकी तो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होंगे। भाई हो सकता है कोई 40-50 के करीब टीचर्स हो स्कूल में। 35 years पुराना स्कूल है, 35 साल हो गए स्कूल के, इसका मतलब एक अच्छी खासी लेगेसी बनने जा रही है, मार्केट में एग्जिस्टेंस होगी उसकी। उसने 3.5 डेकेड्स देख लिए हैं, बिफोर टेक्नोलॉजी चेंज का बिजनेस है, वो ठीक ठाक मार्केट में एक्सपीरियंस होगा उस बिजनेस का। तो सर उसके पास तकरीबन आप समझ लें 35-40-50 के करीब एम्प्लॉयज होंगे, टीचर्स होंगे। तो क्या स्कूल अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में से किसी को सेलेक्ट कर सकता है? यस प्लीज बच्चों बताइएगा, डू यू गाइस थिंक इज दैट एन ऑप्शन? डू यू गाइस थिंक इज दैट एन ऑप्शन ऑन कार्ड्स ऑन टेबल कि स्कूल की मैनेजमेंट या स्कूल के हेड्स या स्कूल के ओनर्स अपने करंट एम्प्लॉयज में से किसी को वाइस प्रिंसिपल बना दें? डू यू गाइस थिंक इज दैट एन ऑप्शन? यस सर, यस यस राइट। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिक्रूटमेंट, इसको कहते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। अगर स्कूल अपने ही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में से किसी को उठा के वाइस प्रिंसिपल बना दे, तो सर किसी को सिलेक्ट करके वाइस प्रिंसिपल की डेजिग्नेशन पे अपॉइंट कर दे, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। सवाल यह है कि सर इंटरनल रिक्रूटमेंट करने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? चलें आइए पढ़ते हैं, वेरी सिंपल। सबसे पहले फायदे पढ़ते हैं कि इंटरनल रिक्रूटमेंट के फायदे क्या होंगे। द पोटेंशियल्स ऑफ द एम्प्लॉय वुड ऑलरेडी बी नोन टू द मैनेजमेंट। जिस एम्प्लॉय को पिक करके प्रमोट किया जा रहा है वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे, उस एम्प्लॉय के बारे में ऑर्गेनाइजेशन को पहले से काफी कुछ पता होगा, उसकी पोटेंशियल पता होगी कि यार ये कितना काबिल है, क्या कर सकता है, क्या स्किल्स हैं, कितना प्रेशर हैंडल कर सकता है, कितना वर्क हैंडल कर सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडरशिप ट्रेड्स। ऑर्गेनाइजेशन को काफी हद तक एम्प्लॉय के बारे में आइडिया होगा, तो एम्प्लॉय की पोटेंशियल पता होगी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा,
employee employee would be familiar to the working environment. ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय के बारे में पता होगा, एम्प्लॉय को भी तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ठीक ठाक पता होगा। एम्प्लॉय को कुछ नया सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के जनरल नॉर्म्स के बारे में, जनरल रूल्स के बारे में, एक वर्ड सुनिएगा, ऑर्गेनाइजेशन के जनरल कल्चर के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एम्प्लॉय ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन का प्रीवियस पार्ट रहा है, अभी करंटली भी वर्किंग में ही था, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो ठीक ठाक पता है। उसको कुछ नया आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इट वुड नॉट रिक्वायर इंडक्शन ट्रेनिंग। हम बिल्कुल अगला ही आप देखिएगा, रिक्रूटमेंट के फौरन बाद ये देखो, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हम ये पढ़ेंगे इंडक्शन ट्रेनिंग, लेकिन यहां पे सिर्फ इतना समझ लो, इंडक्शन का मतलब है इंट्रोडक्शन। इंडक्शन का मतलब है इंट्रोडक्शन। वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी पार्ट है, उसे ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोडक्शन होने की कोई जरूरत नहीं है। उसे ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। दैट एम्प्लॉय इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडक्शन ट्रेनिंग तो खत्म हो गई। आगे देखिएगा, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ हायरिंग। आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट हायरिंग की नहीं बेयर करनी पड़ी। आपने सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जो 4 5 6 लोग जिन्हें आपको लगता है, हेड्स को लगता है कि यार ये डिजर्विंग हैं, ये काबिल एम्प्लॉयज हैं, हाँ इन्हें ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर होना चाहिए, ये डिजर्व करते हैं। जाहिर सी बात है सबको तो नहीं बिठा देंगे, किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेकिन आपने जितने कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए थे कि इन 50 टीचर्स में से ये 4 टीचर्स ऐसे हैं जो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। चलो इन चारों का इंटरव्यू कर लेते हैं और इन चारों से डिस्कशन कर लेते हैं, तो इट वुड बी वेरी क्विक और कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगेगी। ऑफन क्विकर देन एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल ट्रेनिंग नहीं, एक्चुअली इट्स रिक्रूटमेंट। मैं इसको करेक्ट कर दूं, प्लीज गौर से देखिएगा, नॉट ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग नहीं है, दिस इज द रॉन्ग वर्ड, द राइट वर्ड इज रिक्रूटमेंट। ऑफन क्विकर देन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो सर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के मुकाबले ये काफी क्विक होती है इंटरनल रिक्रूटमेंट। इट गिव्स स्टाफ अ चांस टू प्रोग्रेस, सो मोटिवेटिंग अदर्स। अब आप देखें, जब मेरिट पर, वर्ड है मेरिट, जब ऑर्गेनाइजेशन मेरिट पर किसी टीचर को वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे प्रमोट करेंगे, मेरिट पे, तो इट बिकम्स अ बिग मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर अदर्स एज वेल। कि देखो यार, ये बंदा या ये बंदी इतने सालों से मेहनत कर रही, आज फाइनली प्रमोशन मिला है, ऑर्गेनाइजेशन ने एक्नॉलेज किया है, तो इसका मतलब हमारे लिए भी प्रमोशन के चांसेस ओपन है, अगर हम भी इस तरीके से मेहनत करेंगे और राइटफुली अपने आप को मनवाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। सो ऑर्गेनाइजेशन डू हैव चांसेस फॉर प्रोग्रेस एंड प्रमोशंस, एडवांसमेंट ऑन द जॉब। तो मोटिवेटिंग, बहुत बड़ा मोटिवेशन, बहुत बड़ा बूस्ट है तमाम, बाकी तमाम कुलीग्स के लिए, बाकी तमाम जो फेलोज हैं, उस टीचर के, उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि हमें भी चांस मिल सकता है। लेकिन सर इंटरनल रिक्रूटमेंट के जहां फायदे हैं, वहीं प्रॉब्लम्स भी हैं, लिमिटेशंस हैं, नुकसानात हैं। No new ideas will come into the business. And sir, this is such a huge setback. ये एम्प्लॉय तो पहले भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में था ना, ये एम्प्लॉय तो पहले ही अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट था। अब अगर आप इस एम्प्लॉय को वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे प्रमोट कर देते हो,
तो कोई नया ब्रेन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ रहा, कोई नए आइडियाज, कोई नया माइंडसेट, कोई नई आइडियोलॉजी आपके बिजनेस में नहीं आ रही, तो सर आपका बिजनेस नुकसान में जा सकता है। ओ, नए आइडियाज बहुत जरूरी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेम ब्रेन, सेम माइंडसेट। तो सर ये तो ऑलरेडी पहले से ही पार्ट था ऑर्गेनाइजेशन का, कुछ नया तो आ ही नहीं रहा। आगे देखिएगा, दूसरा ड्रॉबैक अंडरस्टैंड करते हैं। सेकंड ड्रॉबैक, इट वुड क्रिएट jealousy among एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। सर ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि आप, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर, कि आप किसी को मेरिट पे ही क्यों ना प्रमोट कर दो, मेरिट पे प्रमोट कर दो। मैं गारंटीड बता रहा हूं, ये ह्यूमन नेचर है। आप किसी को मेरिट पे प्रमोट करो, उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग होंगे, उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग होंगे, और ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन में होंगे। पता है, ये ओनर की फूफो का बेटा है, पता है तुम्हें, ये ओनर की खाला की बेटी है। And things like this, people like this exist everywhere. And it brings such a negativity in the organization कि अगर आपने इंटरनली किसी को उठा के रख दिया, तो ये बात तो हम सबको भी पता है, ह्यूमन साइकी है, कि हम कभी भी अपने फ्रेंड्स को, अपने साथ वालों को अपने से आगे जाता हुआ नहीं देख सकते। भले वो मैरिट पे जा रहा हो, भले वो मैरिट पे प्रोग्रेस कर रहा हो, नहीं देख सकते। ये ह्यूमन साइकी है, और ये सिर्फ पाकिस्तान की या साउथ ईस्ट एशियन नेचर नहीं है, पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में, दुनिया के तमाम लोगों में ये इंसानी फितरत है कि हम अपने से साथ वाले को अपने से आगे जाता नहीं देख सकते। then it may require changes in an organization। अब सर मिसाल के तौर पे आपने लेट सपोज जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की हेड थी उनको वाइस प्रिंसिपल बना दिया, या आपने स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज के हेड को, रिप्रेजेंटेटिव को आपने वाइस प्रिंसिपल बना दिया, तो सर उनकी पोस्ट भी तो खाली हो गई। अब अगर मिसाल के तौर पे आप डुअल रोल पे नहीं लेके जा रहे, तो फिर उनकी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। तो सर ये तो टीचर की एग्जाम्पल हो गई। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है, तो फिर बड़ी मैसिव चेंजेस भी आ सकती हैं। तो सर बड़ी मैसिव चेंजेस स्ट्रक्चरली आ सकती हैं। हमने लास्ट चैप्टर ही ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो सर अगर आप किसी को नीचे से उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो सर फिर डाउन द लेवल वहां पे स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी, आ सकती हैं। इंटरनल रिक्रूटमेंट के ये ड्रॉबैक्स हैं। मुझे बताएं, क्या इंटरनल रिक्रूटमेंट समझ आ गया? मुझे बताएं, क्या इंटरनल रिक्रूटमेंट समझ आ गया? क्या इंटरनल रिक्रूटमेंट के फायदे और नुकसान, बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, पॉजिटिव्स, लिमिटेशंस समझ आ गई? परफेक्ट। आगे चलते हैं। सर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, अब तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, अब तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, वेयर एन एम्प्लॉय इज हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। जब हम एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हायर करते हैं, जब हम एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हायर करते हैं, दैट मींस ये जो वाइस प्रिंसिपल हैं, दैट मींस ये जो नई वाइस प्रिंसिपल आ रही हैं, हम इन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लेकर आएंगे। इसका मतलब है हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ में से हम किसी को नहीं प्रोग्रेस कर रहे वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे, हम बाहर से किसी आउटसाइडर को लेकर आएंगे। सर इसे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहते हैं। इसके अपने फायदे नुकसान हैं। क्या फायदे हैं? न्यू आइडियाज would float in 100%, that person coming from outside with a new mind, with a new mindset, with new ideology, with new brain, will bring new ideas. If the person comes from same industry, नो ट्रेनिंग कॉस्ट। अगर आप ऑलरेडी
किसी ऑर्गेनाइजेशन की ही वाइस प्रिंसिपल को एज अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रिंसिपल रिक्रूट कर रहे हैं, मींस द पर्सन, द कैंडिडेट इज कमिंग फ्रॉम द एजुकेशन इंडस्ट्री। तो फिर आपको ज्यादा ट्रेनिंग कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ती, क्योंकि दैट पर्सन इज ऑलरेडी फेमिलियर, नॉट टू योर बिजनेस, नॉट टू योर स्कूल, बट इंडस्ट्री तो उसको पता है ना, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, इंडस्ट्री के नॉर्म्स क्या है, इंडस्ट्री के एथिक्स क्या है, इंडस्ट्री के रूल्स क्या है, इंडस्ट्री का कल्चर क्या है, और इंडस्ट्री का पार्ट है, इंडस्ट्री का पता है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा आपकी इंडस्ट्री का ही नहीं है, आप लेट सपोज किसी मल्टीनेशनल में से किसी को लेकर आ रहे हो जिसका एजुकेशन का प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो सर बहुत ठीक ठाक कॉस्ट लगेगी। आगे देखते हैं। Business has a wide variety to choose from, and this is one of the biggest advantage of external recruitment. इंटरनल रिक्रूटमेंट में एक लिमिटेशन आ जाती है। मैं आपको यहां पर एक बात बताता हूं। इंटरनल रिक्रूटमेंट में इंटरनल रिक्रूटमेंट में यू कैन नॉट सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट। आप इंटरनल रिक्रूटमेंट में बेस्ट कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट कर सकते, आप मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट कैंडिडेट न हो या ना हो, इस बात की गारंटी नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट कैंडिडेट हो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 50 एम्प्लॉयज हैं, 50, लेकिन हर कोई वाइस प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल थोड़ी होगा। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए तो सिर्फ 3 या 4 लोग एलिजिबल होंगे। इसका मतलब आपने उन 3-4 में से बेटर कैंडिडेट सेलेक्ट करना है, मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट सेलेक्ट करना है। बेस्ट नहीं सेलेक्ट कर सकते, बेस्ट आपको बाहर से ही मिलेगा, बेस्ट कैंडिडेट आपको बाहर से मिलेगा। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ह्यूज वैरायटी आ जाती है सिलेक्शन के लिए। अवॉइड्स जेलसी अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर बाहर से किसी बंदे को अपॉइंट करके डेजिग्नेट कर दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन में एज द हेड, तो जो करंट एम्प्लॉयज है ना, उनमें आपस में एक दूसरे से जेलिसी नहीं होती कि क्योंकि मैं ग्रो नहीं किया, ठीक है, मुझे खुशी इस बात की है कि ये भी ग्रो नहीं हुआ, ये वाला फैक्टर काम कर जाता है यहां पे। लेकिन सर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, वेरी हाई कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, वेरी हाई, वेरी हाई कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। आगे जब हम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं अगली ही हेडिंग रिक्रूटमेंट के प्रोसेस की है, तब मैं आपको बताऊंगा रिक्रूटमेंट कितनी एक्सपेंसिव होती है, रिक्रूटमेंट कितनी कॉस्टली होती है, उस वक्त एक्सप्लेन करूंगा आपको। उसके बाद हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर कराना, और अगर हमारे सेम इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है तो उसको पहले इंडस्ट्री की ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ही शी में try to introduce his her own culture may increase frustration among existing employees। अब सर जिसको एक्सटर्नल रिक्रूट किया है, हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लेकर आए हैं और उन्हें हमने वाइस प्रिंसिपल बनाया है, हो सकता है कि उनके कल्चर में, उनके पर्सनल कल्चर से कोई लेना देना नहीं है, प्रोफेशनल कल्चर, उनके बिजनेस कल्चर में, उनके बिजनेस एथिक्स में, उनके बिजनेस नॉर्म्स में और हमारे बिजनेस के एथिक्स और हमारे बिजनेस के नॉर्म्स में, हमारे बिजनेस के कल्चर में फर्क हो, तो इससे याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का क्लैश होगा मैनेजमेंट के साथ। वाइस प्रिंसिपल के इश्यूज रहेंगे करंट टीचर्स के साथ, एग्जिस्टिंग टीचर्स के साथ, और ये क्लैशेस सीरियस होंगे, प्रॉब्लमैटिक होगा। और एंड में क्योंकि वाइस प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी होगी,
तो जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उनमें सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, और फिर फ्रस्ट्रेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में और प्रॉब्लम्स आएंगी सामने। तो भैया एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। मुझे बताएं, क्या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट समझ आ गया? क्या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट समझ आ गया? उसके प्रॉस, उसके कॉन्स, उसके फायदे, उसके नुकसान, सारी चीजें समझ आ गई? क्लियर है? क्लियर? यस सर, यस, ऑल राइट, चलो परफेक्ट। तो सर नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, हम रिक्रूटिंग स्टाफ की बात कर रहे हैं। तो सर रिक्रूटमेंट का एक पूरा प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट का, इंप्लॉय हायर करने का एक पूरा प्रोसेस है। और सर उस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन process involves several steps। कितने आसानी से हम कह देते हैं नया एम्प्लॉय रख लो, कितनी आसानी से हम ये बात कह देते हैं कि यार वो सीट खाली कर दो, उस सीट पे किसी और को बिठा दो। हम ऑर्गेनाइजेशन में, हम बिजनेस से रिलेटेड अक्सर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि कोई बात नहीं, ये पोजीशन खाली है, इधर इधर एक बंदा रख देंगे, इधर किसी को हायर कर लेंगे। अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, कहना बहुत आसान है, हायरिंग एंड फायरिंग बड़ा मुश्किल काम है। और हायरिंग में तो पूरा प्रोसेस है एक, जो स्टार्ट होता है सबसे पहले वैकेंसी अराइजेस। सर सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि कोई वैकेंसी है ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसी होने, मतलब वैकेंसी को मानने में बड़े देर करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। ये मानना बड़ा मुश्किल है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी है या कोई वैकेंसी आ सकती है। सबसे पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि यार क्या कोई ऐसी पोस्ट है जो खाली है, क्या कोई ऐसी जॉब है ऑर्गेनाइजेशन में जिसके लिए कोई एम्प्लॉय नहीं है हमारे पास, वो जॉब अनअटेंडेड है, तो इसका मतलब उसको अटेंड करने के लिए कोई एम्प्लॉय चाहिए, तो वैकेंसी अराइजेस। दूसरा, फिर दूसरा स्टेप होता है जॉब एनालिसिस। तो सर जॉब एनालिसिस में क्या करते हैं, नोट कीजिएगा, जॉब एनालिसिस आइडेंटिफाइज एंड रिकॉर्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टास्क रिलेटिंग टू अ जॉब। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। एक दफा जब ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वाइस प्रिंसिपल की सीट खाली है, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट अनअटेंडेड है, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, तो अब एनालिसिस करना कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क उस जॉब से, उस पोस्ट से, उस सीट से रिलेटेड होंगे। आइडेंटिफाई करना कि वाइस प्रिंसिपल क्या काम करेगा, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम दैट वाइस प्रिंसिपल। तो सर establishing the exact nature of job vacancy and drawing up a job description। ये देखें सर, तीसरी चीज आ जाती है जॉब डिस्क्रिप्शन। एक दफा जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि सीट खाली है, रोल्स, टास्क, जॉब अनअटेंडेड है, एंड हैड can be fulfilled, a person is required to attend that job, that task। तो सर फिर जॉब डिस्क्रिप्शन बनानी पड़ती है। व्हाट डू वी मीन बाय जॉब डिस्क्रिप्शन? जॉब डिस्क्रिप्शन, सर जॉब की डिस्क्रिप्शन, जॉब की डिस्क्रिप्शन, a detailed list of the key points
about the job to be filled, stating all its key tasks and responsibilities. तो ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट से रिलेटेड एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएगा. आपने शायद 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 आमना, मरियम, शायान, शायद आप लोगों ने ये शॉर्ट फॉर्म सुनी हो, जेडी. जेडी, जो लोग मल्टीनेशनल्स में या कॉरपोरेट्स में जॉब करते हैं, ये वर्ड बड़ा कॉमन होता है, जेडी. सर, जेडी का मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, कि मेरी काम की पोजीशन पे मेरा जो काम का स्टेटस है, जो मेरी सीट है, वहां पे मुझे करना क्या है. तो ये ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करती है. तो बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन वाइस प्रिंसिपल की जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएगी, विच वुड बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम टीचर्स एंड प्रिंसिपल. वाइस प्रिंसिपल की जो जेडी होगी वो प्रिंसिपल से डिफरेंट होगी, वरना प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल तो सेम काम कर रहे होंगे, और उसकी जेडी, वाइस प्रिंसिपल की जेडी टीचर से भी डिफरेंट होगी, वरना टीचर्स और वाइस प्रिंसिपल सेम काम कर रहे होंगे. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, वाइस प्रिंसिपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करती हैं, क्या रोल है उनका, क्या टास्क है उनके, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके ऊपर, वो सब हम जॉब डिस्क्रिप्शन में आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है ना. जैसे मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ऐसे ऐसे समझाता हूं आपको. एक एग्जाम्पल कि लेट सपोज मैंने एक गली, एक स्ट्रीट कॉर्नर, स्ट्रीट साइड छोटा सा जनरल स्टोर ओपन किया, जिसको हम करियाने की दुकान कहते हैं. जनरल स्टोर ओपन किया, राइट, जनरल स्टोर ओपन किया. अब छोटा सा जनरल स्टोर है, मैं अकेला चला सकता हूं. तो आई एम द सोल ट्रेडर, आई एम द होल सोल ओनर, और मैंने कोई एम्प्लॉय भी नहीं रखा हुआ, अकेला ही मैं चला रहा हूं और अकेला मैं चला सकता हूं. तो इसका मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरे बिजनेस का काम मैं अकेला कर रहा हूं. कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कस्टमर बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी बढ़ रहे हैं, क्वांटिटीज भी बढ़ रही हैं, वॉक इन कस्टमर्स भी बढ़ रहे हैं, काउंटर सेल्स भी बढ़ रही है, डिलीवरी भी बढ़ रही है. तो मुझे अपना टाइम स्पैन बढ़ाना पड़ेगा, और मुझे हेल्पर की जरूरत है. हेल्पर. अब अंडरस्टैंड करना. तो बाकायदा मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगा कि यार वो हेल्पर आके करेगा क्या. अगर हेल्पर को मैं ये बताऊंगा ही नहीं कि what work डू यू हैव टू परफॉर्म. अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर अगर ये बात मैं वर्कर को बताऊंगा ही नहीं कि व्हाट वर्क डू यू हैव टू परफॉर्म, दैट हेल्पर might end up doing the same task as of mine. Is this right? Is this right? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा. तो सर, फिर हमें बकायदा जॉब डिस्क्रिप्शन बनानी पड़ती है कि नीड अ हेल्पर हु कैन responsibly open the shop, open the store, can take care of inventory, can order goods, ठीक है, मैनेज द शेल्फ. तो आप देखो, आपने उसके काम बता दिए, अब आप वो काम आप नहीं करोगे, आप डिफरेंट काम करोगे. तो जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑल द की टास्क, all the key points related to the job to be filled at the job. तो इसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं. एक दफा जब जॉब डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं, अच्छा, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आ सकता है, नोट कीजिएगा. सर, द एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ अ जॉब डिस्क्रिप्शन
वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। देखो, ये बात तो फैक्ट है कि अगर हम गूगल का जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे, जेडी, तो वो amazon से डिफरेंट होगा, वो टेस्ला से डिफरेंट होगा, वो पेप्सी से डिफरेंट होगा, वो बहरिया टाउन से डिफरेंट होगा। हर बिजनेस का जॉब डिस्क्रिप्शन एक दूसरे से डिफरेंट होगा, लेकिन कुछ बेसिक एलिमेंट्स कॉमन होंगे। जनरली इट विल कंटेन द फॉलोइंग हेडिंग्स एज आउटलाइन फॉलोइंग। तमाम जॉब डिस्क्रिप्शन, चाहे वो amazon की तरफ से आया हो, चाहे वो गूगल की तरफ से आया हो, चाहे वो टेस्ला की तरफ से आया हो, सर जॉब टाइटल जरूर मेंशन होगा, जैसे कि वाइस प्रिंसिपल। डिपार्टमेंट भी जरूर मौजूद होगा। अब यहां पे शायद स्कूल में डिपार्टमेंट्स ना हो एज सच वाइस प्रिंसिपल के, लेकिन लेट सपोज मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल टू एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो किसको रिस्पॉन्स देना है? रिस्पॉन्सिबल टू। किसके अंडर काम कर रहे हैं? रिस्पॉन्सिबल टू। किससे रिपोर्ट्स ले रहे हैं? किनके ऊपर काम कर रहे हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर। मेन ड्यूटीज एंड ओकेजनल ड्यूटीज, ये सब चीजें जेडी में लिखी हुई होंगी जॉब डिस्क्रिप्शन। एक दफा जब ऑर्गेनाइजेशन ने जॉब डिस्क्रिप्शन बना ली, फिर बनते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। अच्छा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब से रिलेटेड है, जॉब स्पेसिफिकेशन कैंडिडेट से रिलेटेड है। कैंडिडेट कि आपको किस किस्म का कैंडिडेट चाहिए वो तो बताओ। अब देखो, ऐसा थोड़ी कि वाइस प्रिंसिपल पे आप किसी को भी बिठा दोगे, वाइस प्रिंसिपल की सीट पर आप किसी को भी सेलेक्ट करके बिठा दोगे, दैट्स नॉट ट्रू। तो आपने कुछ चीजें सोची हुई होंगी कि सक्सेसफुल कैंडिडेट जो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे बैठेगा वो किस तरीके का होगा। एज, जेंडर, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, एकेडमिक बैकग्राउंड मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, ये सारी चीजें आप आइडेंटिफाई करोगे। सोचा हुआ होगा यार, द वाइस प्रिंसिपल वुड बी समवॉट लाइक दिस, द हेल्पर वुड बी समवॉट लाइक दिस। जैसे ही मेरे जहन में हेल्पर की बात आई तो मेरे जहन में आ गया एक 18 20 22 साल 21 साल का लड़का, बच्चा, 18 19 20 21 22 साल का लड़का या बच्चा। हाँ, लेकिन वाइस प्रिंसिपल के लिए ये जहन में नहीं आया। वाइस प्रिंसिपल के लिए जहन में आया कि सम वॉट 40 प्लस, 40 इयर्स, 40 प्लस। मतलब एक डिलेमा बता रहा हूं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जैक्टली ये हो, लेकिन उस पोजीशन को फिल करने वाले कैंडिडेट की खूबियां जॉब स्पेसिफिकेशन में, जॉब स्पेसिफिकेशन में। तो नोट कीजिएगा, ड्रॉइंग अप अ जॉब स्पेसिफिकेशन, ड्रॉइंग अप अ जॉब स्पेसिफिकेशन, detailed list of the qualification, skills, experience, and qualities that a successful candidate should have. एक सक्सेसफुल कैंडिडेट में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, स्किल्स क्या होनी चाहिए, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, एक्सपर्टीज क्या होनी चाहिए, एज, जेंडर, लैंग्वेज, हर चीज जो जो आप सक्सेसफुल कैंडिडेट में ढूंढ रहे हो, जॉब स्पेसिफिकेशन में लिखना पड़ेगा। जॉब स्पेसिफिकेशन में लिखना पड़ेगा। एक दफा जब आपने जॉब स्पेसिफिकेशन बना ली, अब आप नोट करो, आइडेंटिफाई कर लिया कि वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, आइडेंटिफाई कर लिया कि वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, तो ये आइडेंटिफाई किया कि यार उस वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट से होगा क्या।
फिर उस पोस्ट पे बैठने वाला क्या काम करेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन। जो उस पोस्ट पे बैठ रहा है उसकी क्या कैरेक्टर्स फीचर्स होंगे, जॉब स्पेसिफिकेशन। उसके बाद जब ये सब काम हो जाता है तब आप एडवर्टाइज करते हो जॉब को, आप जॉब को एडवर्टाइज करते हो। अब ये एडवर्टाइजमेंट एप्रोप्रिएट मीडिया के थ्रू करते हो। इट कुड बी एनीथिंग एप्रोप्रिएट मीडिया। आप न्यूज़पेपर के थ्रू अनाउंस कर सकते हो, टेलीविजन के थ्रू अनाउंस कर सकते हो, रेडियो के थ्रू अनाउंस कर सकते हो, बिलबोर्ड्स के थ्रू अनाउंस कर सकते हो, लीफलेट्स के थ्रू अनाउंस कर सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू अनाउंस कर सकते हो, एसएमएस और टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू अनाउंस कर सकते हो। तो सर आपको अपनी इस जॉब को एडवर्टाइज करना पड़ेगा एप्रोप्रिएट मीडिया। अगर आप वाइस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लाना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लाना चाह रहे हैं, तो सर पहले ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लोगों को तो पहुंचाएं मैसेज कि हमें एक वाइस प्रिंसिपल की जरूरत है, वी आर इन नीड ऑफ अ वाइस प्रिंसिपल। पहले जरा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लोगों तक तो मैसेज पहुंचाएं। कैसे पहुंचेगा? न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, बिलबोर्ड्स के थ्रू। अब अंडरस्टैंड करना, अगर आप चाह रहे हो कि आपके वाइस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही सेलेक्ट किए जाएं और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आप लाना नहीं चाह रहे, तो अब आपको न्यूज़पेपर की मीडिया की जरूरत नहीं है, अब आपको टेलीविजन मीडिया की जरूरत नहीं है, अब आपको बिलबोर्ड मीडिया की जरूरत नहीं है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चलाओगे, अपने बिजनेस के इंटरनल ग्रुप पे चलाओगे, आप ईमेल पे चलाओगे, ईमेल ईमेल करोगे इंटरनल एम्प्लॉइज को कि if you think you have those skills, those that zeal, that energy, those character to lead as a vice principal, email us। तो आप अंडरस्टैंड करना, डिफरेंट मीडिया के थ्रू जॉब को एडवर्टाइज करना। तो सर जॉब एडवर्टाइजमेंट बनाना, जॉब एडवर्टाइजमेंट बनाना, सुन लीजिएगा, ये मुश्किल काम है। जॉब एडवर्टाइजमेंट बनाना सर ये मुश्किल काम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, गौर से देखिएगा। प्रिपेयरिंग अ जॉब एडवर्टाइजमेंट, preparing a job advertisement, announcing the vacancies through different media sources such as local newspapers, national newspapers, specialist magazines and journals, recruitment agencies and job centers run by government. When preparing a job advertisement, the business will need to decide कि सर आप जॉब एडवर्टाइजमेंट को, वैकेंसी को अनाउंस करोगे। इवन आपके पास पता है वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां जॉब मार्केट से रिलेटेड प्लेसमेंट्स होती हैं, इसको रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी कहते हैं। पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान के बाहर भी हैं, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में भी एक इदारा है ईओबीआई, ठीक है ना। लेकिन अब उसकी इफेक्टिवनेस बहुत बहुत हल्की है, बहुत स्लो है। जस्ट लाइक एनी अदर गवर्नमेंट एसोसिएशन, ईओबीआई भी इनएफिशिएंट, इनफेक्टिव है। दुनिया भर में बड़े इफेक्टिव गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो जॉब मार्केट्स को बहुत अच्छे से केटर करती हैं। तो वहां पे ये चीज, वैकेंसीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट को अपनी वैकेंसीज बताते हैं कि भाई हमारी ये वैकेंसी है और अनएम्प्लॉयड लोग हमें निकाल के दो और हम उनमें से सेलेक्ट करेंगे। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब एक बिजनेस को जॉब एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करनी होती है तो वो ये देखते हैं कि व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द एडवर्ट। याद रखिएगा, आप एडवर्टाइजमेंट में हर चीज नहीं डाल सकते,
तो एडवर्टाइजमेंट में क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करोगे। देन वेयर द एडवर्टाइजमेंट शुड बी प्लेस्ड, फिर आप ये देखोगे कि इस एडवर्टाइजमेंट को कहां प्लेस करना है। इज द एडवर्टाइजमेंट अफोर्डेबल, हाउ मच विल इट कॉस्ट। अगर मैं आज टेलीविजन पे अनाउंस कर दूं कि मेरे स्कूल को वाइस प्रिंसिपल चाहिए, तो आप सबको पता है टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो यार, इज इट वर्दी टू अनाउंस वैकेंसीज थ्रू टेलीविजन? तो कॉस्ट को भी देखना है, कॉस्ट के साथ मैसेज क्या देना है वैकेंसी का, और क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, ये सब चीजें आप एडवर्टाइजमेंट बनाने के टाइम सोचोगे। अब आपने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, वाइस प्रिंसिपल का एडवर्टाइजमेंट हमने कराची के डिफरेंट व्हाट्सएप एजुकेशन ग्रुप्स में, कराची के डिफरेंट व्हाट्सएप एजुकेशन ग्रुप्स में ये डाल दी है पोस्ट कि वी आर लुकिंग फॉर अ वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, फेसबुक पे बहुत सारे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ऐसे पेजेस हैं जो इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं। हमने टारगेट ऑडियंस के सामने वैकेंसी अनाउंस कर दी है। अब क्या होगा सर, अब हमारे पास एप्लीकेशन आएंगी, एप्लीकेशंस आएंगी और फिर हम शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। सर, एक जॉब के लिए कंसिडरिंग द करंट एम्प्लॉयमेंट मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड, इस वक्त पूरी दुनिया की जॉब मार्केट में बड़ा क्राइसिस आया हुआ है। आप यूएस की मार्केट को देखो, हैवी अनएम्प्लॉयमेंट, अनसर्टेनिटी, बहुत तेजी से रिडंडेंसीज हो रही हैं, लोगों को निकाला जा रहा है। यूरोपियन मार्केट को देखो, एशियन मार्केट को देखो, बहुत बहुत हार्श कंडीशंस चल रही हैं। इवन अरब कंट्रीज में भी जॉब मार्केट की कंडीशंस बहुत टफ हैं। तो सर, जब एक दफा इतनी अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जब आप वैकेंसी अनाउंस करते हो, तो धड़ाधड़ ठीक ठाक एप्लीकेशंस आती हैं। फिर हर एप्लीकेंट को तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आप एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करने का एक क्राइटेरिया बनाते हो। अगर वो क्राइटेरिया एप्लीकेंट का मीट हो रहा है, तो फिर आप कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हो। शॉर्टलिस्ट, अभी सिलेक्शन नहीं हुई है, अभी सिलेक्शन नहीं हुई है, शॉर्टलिस्टिंग हुई है। राइट, तो आप उस कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हो। अंडरस्टैंड कीजिएगा, आप उस कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हो। फिर आप, और भी जाहिर सी बात है, एक 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 एप्लीकेशन थोड़ी आई हुई होगी आपके पास, तो आपके पास धड़ाधड़ एप्लीकेशन आई हुई होंगी, बेतहाशा एप्लीकेशंस होंगी। आप उन एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट करोगे और उनसे उनकी सीवीज मांगोगे, या सीवीज आ चुकी होंगी, सीवीज एप्लीकेशन के साथ आ चुकी होंगी। सवाल आता है स्टूडेंट का, सर व्हाट इज दिस सीवी? तो इसको कुछ लोग करिकुलम वीटे कहते हैं, कुछ इसको करिकुलम वाइटे कहते हैं। इट मैंने मैंने जब इस पे सर्च किया तो इट कैन बी प्रोनाउंस आइदर, ब्रिटिश में अलग है, अमेरिकन में अलग है। तो करिकुलम वीटे, दिस इज मोर स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड। सीवी, सी वी सर, जिसका मतलब है करिकुलम वीटे। राइट, VITAE, करिकुलम वीटे। अब सीवी में हर चीज इंप्लॉय, अब कैंडिडेट अपने बारे में बताएगा। सीवी में कैंडिडेट अपने बारे में सब कुछ बताएगा। वंस द एडवर्टाइजमेंट इज ऑन and displayed,
business will start receiving application forms and CVs. A CV or resume is a summary of person's qualifications, experience, and background. These forms and CVs will help a business to see which of the applicants match the job specification. The one who are the closest match are called up for an interview. मैं आपको ये बताऊं, CV is the first communication between a business with a vacancy and a candidate. कैंडिडेट और एक बिजनेस के बीच सीवी सबसे पहली कम्युनिकेशन है. सीवी देखते ही एक बिजनेस को आइडिया हो जाता है कि ये कैंडिडेट क्या है. तो एक बात याद रखिएगा, अगर सीवी में झूठ लिखा हुआ है पता चल जाएगा, इंटरव्यू में पता चल जाएगा. इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर को एप्लीकेंट के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है. मैंने आप लोगों से ये लास्ट क्लास में शेयर किया था कि आई वर्क एज एन इंटर्नी इन फिक्स ऑल इंटरनेशनल्स फॉर 6 months इन HR डिपार्टमेंट. 6 महीने फिक्स ऑल इंटरनेशनल्स में मैंने एज HR रिसोर्स इंटर्नशिप की. 5 महीने एज एन HR एम्प्लॉय और 1 महीने HR असिस्टेंट मैनेजर. तो असिस्टेंट मैनेजर टू द डायरेक्टर, तो HR डायरेक्टर को डायरेक्ट रिपोर्ट करता था मैं. उस 1 महीने में मैंने पेप्सी के लिए, पेप्सी पाकिस्तान के लिए एक रिक्रूटमेंट ड्राइव रन की थी, जिसमें पेप्सी पाकिस्तान को अराउंड 35 सेल्स के लोग चाहिए थे, सेल्स के एम्प्लॉयज. और वो कैंपेन HR डायरेक्टर ने मुझे ट्रांसफर की थी. आई वॉज प्रोमोटेड एंड सेलेक्टेड एज एन HR असिस्टेंट मैनेजर फॉर 1 month. लास्ट मंथ इंटर्नशिप का 5 महीने बेसिक इंटर्नशिप और 1 महीने HR असिस्टेंट मैनेजर की. तो उस 1 महीने में 2 बड़ी ड्राइव्स मैंने रन की थी रिक्रूटमेंट की. एक पेप्सी पाकिस्तान के लिए की थी, और एक इस जमाने में एक नई एयरलाइन आ रही थी, इंडस एयरलाइन करके, जो कभी लॉन्च नहीं हुई, लेकिन इंडस एयरलाइन की भी रिक्रूटमेंट ड्राइव में तकरीबन अराउंड 20 एम्प्लॉयज रिक्रूट करके दिए थे हम. तो वो ड्राइव्स मैं हेड कर रहा था. मैं आपको बताऊं, मैंने उन 6 महीनों में ये सीखा कि हाउ टू रीड पीपल, लोगों को कैसे पढ़ना है, ये सिखाया गया. क्योंकि इंटरव्यू तो मुश्किल से 1, 1.5, 2, 3, 4 मिनट का होगा इंटरव्यू, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का इंटरव्यू होता है, इससे ज्यादा इंटरव्यू नहीं होता भाई. 5-6 मिनट से ज्यादा का इंटरव्यू नहीं होता. तो आप उस 5-6 मिनट में इंप्लॉय को कैसे जज करो, ये सिखाया जाता है HR वालों को. तो HR के बंदे को बहुत अच्छे से पता होता है CV में क्या लिखा है, सच लिखा है या नहीं. अब अगर आपको सीवी सीवी देखी, रेज्यूमे देखी, और आपको लगा कि हाँ ये बंदा ठीक है और बंदा एलिजिबल है, इसको बुलाना चाहिए, तो फिर उस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है. मुझे ये बताएं, इज दैट क्लियर?